Hello friends, welcome back to lecture number 14 part 2, and in this lecture we are going to discuss that the consequences of the dissolution. Okay, firstly we will revise what we have seen in the last lecture and then we'll move further for the current lecture. Okay, yes, so yesterday we have seen what are the ways in which the partnership firm can be dissolved. तो उसके लिए हमने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और बाय वॉलंटरीली डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट कौन कौन से तरीके से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, तो वो हमने यहाँ पे देखा था. पहला है इंसैनिटी और अनसाउंड माइंडनेस ऑफ द पार्टनर. मतलब कोई भी पार्टनर इनसेन हो जाता है या फिर अनसाउंड माइंड हो जाता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, बोलो, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकता है. अब यहाँ पे हमने एक बात देखी थी कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व जो करना है वो क्या कोर्ट खुद आके चेक करेगा कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पार्टनर इनसेन हो गया या एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया? नहीं. तो इस केस में यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर क्या करेगा, बोलो, कोर्ट में जाके ये अर्जी दे देगा कि देखो हमारे ये पार्टनर या फिर ये पार्टनर्स इनसेन हो गए, अनसाउंड माइंड हो गए, and it is now impracticable to carry on business with that particular partner under the name and style of this partnership firm, then hence please allow us or give the order that partnership firm can be dissolved. तो यहाँ पे एक बात हमने क्या सीखी कि जब तक कोर्ट के पास जाके कोई बोलता नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करो, तब तक पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं होगी, बोलो, बंद नहीं होगी. कोर्ट ये ऑर्डर पास अपने आप से नहीं कर सकता. तो पहली अर्जी जो पार्टनर दे सकते हैं वो किसके लिए, बोलो, इंसैनिटी एंड अनसाउंड माइंडनेस ऑफ द पर्सन. नेक्स्ट वन, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टनर. नाउ व्हाट इज परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर? जहां पे फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई है और इलनेस आ गया है ड्यू टू एनी रीजन एंड नाउ इट इज impossible for that partner to perform his duties as a partner, then in that case the partnership can be dissolved by the order of court. Next one, misconduct. Now misconduct माने क्या? misconduct जो पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट कर रहा है. अब ये मिसकंडक्ट पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के रिलेटेड है या फिर वो मिसकंडक्ट पार्टनर अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी कर लेता है, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, बोलो, मिसकंडक्ट मानेंगे. अगर वो मिसकंडक्ट अगर पार्टनरशिप फर्म को प्री जुडिशियली अफेक्ट कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे माना जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म को क्या करे, डिसॉल्व कर ले बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. नेक्स्ट वन है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट जो तय हुआ है पार्टनर्स के बीच में व्हेन एट द टाइम दे हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म, और उस एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस है और अगर मान लो उन कंडीशंस का परसिस्टेंटली ब्रीच हो रहा है, किससे, बोलो, पार्टनर से ही, तो उस केस में जो पार्टनर चाहता है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करा जाए, व्हाई? बिकॉज अदर पार्टनर्स आर रेगुलरली परसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली अगर मान लो उस एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की अर्जी पार्टनर्स कोर्ट के पास दे सकते हैं और कोर्ट को अगर लगा कि हाँ सही में यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहिए, तो पार्टनरशिप फर्म बंद करने का ऑर्डर कोर्ट जरूर पास करेगा. नीचे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कि किस किस प्रकार से परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट माना जाता है. पहला, एम्बेजलमेंट मतलब अफरा तफर. नेक्स्टली, कीपिंग इरानियस अकाउंट्स को ठीक तरीके से ना रखना. होल्डिंग मोर देन कैश अलाउड, जो कैश अलाउड है उससे ज्यादा रखना. एंड इवन इफ आफ्टर अ रेगुलर डिमांड ऑफ द अकाउंट्स, यहाँ पे पार्टनर्स क्या कर नहीं कर रहे हैं, उस पार्टनर को अकाउंट्स दिखा नहीं रहे, मतलब हो सकता है कि उस पार्टनरशिप फर्म में कुछ तो गड़बड़ जरूर है. ठीक है, तो उस केस में कोर्ट के पास जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, एक और अर्जी दे सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को बंद करो. व्हाई? बिकॉज जो हमने एग्रीमेंट के मुताबिक जो कंडीशंस डाले थे या फिर जो एग्रीमेंट में जो टर्म्स थे उनका परसिस्टेंटली ब्रीच हो रहा है. नेक्स्ट वन है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज दिस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? अगर मान लो एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाकी पार्टनर्स के कंसेंट से नहीं हुआ है, तो उस केस में अगर मान लो जो डिसेंटिंग पार्टनर्स है जो उस पार्टनर को बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उस केस में वो पार्टनर कोर्ट में जाके अर्जी देगा और कोर्ट अगर उसको लगे सही है तो वो ऑर्डर पास करेगा फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड परपेचुअल लॉसेस. अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूअसली लॉसेस इनकर कर रही है,
और हमने पार्टनरशिप में देखा था कि पार्टनरशिप में एक तो प्रॉफिट कमाना ये मोटिव होता ही है। कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है तो उसका मोटिव प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, और अगर मान लो उस धंधे में उसको नुकसान हो रहा है तो बेटर उस बंदे को बंद कर दे। तो यहीं पे अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म है और वो कंटिन्यूअसली लॉसेस इनकर कर रही है, तो इट इज बेटर दैट वी शुड क्लोज डाउन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वन है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। अब ये कौन से जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स है? ऊपर दिए गए रीजंस को छोड़ के और कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को बंद करना अगर जरूरी लगता है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। फॉर एग्जांपल डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में डेडलॉक आ गया है, या फिर पार्टनर्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, लॉस ऑफ सब्सटेंटम। व्हाट इज सब्सटेंटम? लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिव। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप बनी थी उस ऑब्जेक्ट को ही छोड़ के उन्होंने कोई दूसरा धंधा, दूसरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चालू कर दिया है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करा जा सकता है। एंड लास्टली, अगर मान लो कोई पार्टनर स्टॉक एक्सचेंज पे गैम्बलिंग कर रहा है बाय यूजिंग द मनी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, देन उन केस में क्या होगा बोलो? पार्टनरशिप फर्म को बंद करा जा सकता है ना। ये कुछ रीजंस है जिस रीजंस में कोर्ट इंटरफेयर करके अपना ऑर्डर पास कर सकता है। अब ये तो हो गया कोर्ट के ऑर्डर से। क्या पार्टनरशिप वॉलंटरी भी बंद हो सकती है? जी हाँ, जरूर हो सकती है। तो उसमें था डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के मुताबिक भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। अब इसमें और दो पॉइंट देखे थे। कौन कौन से दो पॉइंट देखे थे? कि अगर मान लो पार्टनरशिप का कंसेंट है, सारे पार्टनर का कंसेंट है तो बंद कर दो, या फिर उनके बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके जरिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म उस एग्रीमेंट के मुताबिक उस टाइम पे बंद हो जाएगी। नेक्स्टली कंपल्सरी डिसोल्यूशन। व्हाट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन? हमने यहाँ पे संजय गोडावत जी का एग्जांपल लिया था। अगर संजय गोडावत जी और उनका बेटा श्रेणी गोडावत अगर मान लो गुटखा बनाने का बिजनेस कैरी ऑन करते हैं अंडर पार्टनरशिप फर्म, और सब्सिक्वेंटली जाके अगर गुटखा बैन हो जाता है, इलीगल हो जाता है, तो बताएंगे क्या कंपल्सरीली उन्होंने अपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है? जी हाँ, डिसॉल्व करना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उनके वही पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर एक से ज्यादा बिजनेसेस है और एक बिजनेस इलीगल हो गया जैसे गुटखा, तो क्या बताएंगे? एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करना, नमक मैन्युफैक्चरिंग करना, ये भी बिजनेस बंद करना पड़ेंगे? नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म ने जो इलीगल बिजनेस हो गया है, जो बैंड बिजनेस है, उसको ही बंद करना है। हालांकि पार्टनरशिप बाकी बिजनेसेस के साथ अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकती है। नेक्स्ट वन है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी। व्हाट इज कॉन्टिजेंसी? जहां पे पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए थी और वो फिक्स पीरियड खत्म हो गया तो बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कोई बिजनेस उन्होंने अंडरटेक किया था और उसी बिजनेस के लिए वो पार्टनरशिप बनी थी और वो बिजनेस अभी बंद हो गया, तो उसके इसमें पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी बोलो? बंद हो जाएगी। नेक्स्टली बाय द डेथ ऑफ दी पार्टनर, पार्टनर की डेथ होगी तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। एंड पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बोलो? बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे 2C 2P यानी कि दो कंप्लीशन एंड दो पार्टनर्स, दो कंप्लीशन दो पार्टनर्स, एक कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म एंड कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, और पार्टनर के लिए डेथ ऑफ पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। क्लियर है? पक्का? एंड लास्ट वन था अपना डिसोल्यूशन बाय द नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल। अगर मान लो पार्टनरशिप एट विल है तो उसको कैसे डिसॉल्व किया जाएगा? तो इसको डिसॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर मान लो एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, उसमें से किसी भी एक पार्टनर ने ये बोला कि मुझको अभी पार्टनरशिप बंद करनी है, और अगर वो पार्टनरशिप एट विल है तो उसने बस क्या करना है, बाकी सारे पार्टनर्स को एक नोटिस दे देनी है कि मैं पार्टनरशिप को बंद करना चाहता हूं, तो उस दिन से वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बोलो? बंद हो जाएगी। उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, एग्रीमेंट होने की भी जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज पार्टनरशिप कैसे बोलो? एट विल है। ओके। अब यहाँ पे दो पॉइंट डिस्कस करने लायक थे कि अगर मान लो उस नोटिस में डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑलरेडी मेंशन है तो उस डेट से पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, और अगर मान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जिस पार्टनर ने नोटिस भेजा है उस नोटिस में कुछ डेट ही नहीं है, तो वो नोटिस जब बाकी पार्टनर्स के नॉलेज में आ जाएगा, उनको कम्युनिकेट हो जाएगा, तो उस दिन से पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बोलो? डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके थे किसके बोलो? डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड बाय द वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, चलो नाउ we'll move to the next and the last part, that is a consequence of the dissolution। एक बार फर्म डिसॉल्व होगी, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा? ठीक है, तो पहला मैंने आपको होमवर्क करके बोला था, आपने माइंड भी रीड कर लिया है, द लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर द डिसोल्यूशन। ठीक है, चलो मतलब क्या है पढ़ते हैं यहाँ पे।
ओके चलो ये है टाइमलाइन अपने, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया बोलो, पार्टनरशिप फर्म ओके यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, मान लेते हैं 1/1/2020 को पार्टनरशिप क्या हो गई बोलो, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप डिसॉल्व, पार्टनरशिप डिसॉल्व। अब एक बात तो तय है कि जितने भी काम उन्होंने पार्टनरशिप डिसॉल्व होने से पहले किए थे, क्या इसके लिए ऑल पार्टनर्स आर लायबल, ऑल पार्टनर्स आर लायबल ओके फॉर दिस एक्ट्स। यहाँ पे जितने भी काम किए यानी कि 1 जनवरी 2020 के पहले जितने भी काम किए हैं, क्या इसके लिए पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर लायबल रहेगा? जी नहीं, नहीं रहेगा। लेकिन इन चीजों के लिए यहाँ पे जो अगले वाला पॉइंट है, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद वाला जो पॉइंट है, क्या इसके लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल है? नहीं, ऑल पार्टनर्स आर नॉट लायबल इंक्लूडिंग फर्म, फर्म भी लायबल नहीं है। किसके लिए बोलो, यहाँ पे जितने भी एक्ट्स है उसके लिए वो लायबल नहीं है भाई, बिकॉज एक बार पार्टनरशिप बंद हो गई तो उसके बाद वो पार्टनरशिप फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन किसी भी काम के लिए लायबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या डाला हुआ है? कंडीशन यहाँ पे ये डाला है कि जैसे ही पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म इज डिसॉल्व, तो जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनर्स ने क्या करना है बोलो, पार्टनर्स ने क्या करना है बोलो, एक पब्लिक नोटिस दे देनी है, पब्लिक नोटिस दे देनी है दैट द फर्म हैज डिसॉल्व, फर्म हैज क्या बोलो, डिसॉल्व, दैट द फर्म हैज डिसॉल्व। क्लियर है? जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं तब तक पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स लायबल रहेंगे। तो समझे, मतलब यहाँ पे 1/1/2020 को पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है, लेकिन मान लेते हैं उन्होंने 31 जनवरी 2020 को पब्लिक नोटिस दिया। क्या दिया बोलो, पब्लिक नोटिस दिया। क्या दिया? पब्लिक नोटिस दिया। तो उस केस में 31 जनवरी 2020 को जो पब्लिक नोटिस दिया है, ठीक है ना, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी यानी कि 1 महीने के लिए पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म के किसी भी काम के लिए लायबल जरूर रहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ए, बी और सी 3 पार्टनर थे जिनका पार्टनरशिप फर्म 1/1/2020 को डिसॉल्व हो गया, लेकिन अब तक उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक नोटिस कब दिया? 31 जनवरी को। मीनवाइल 20 जनवरी को, कब बोलो, 20 जनवरी को सी चला गया बैंक के पास और बैंक में जाके ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसने लोन उठाया। सी वॉज इंटरेस्टेड, मान लेते उसके पास वो पावर थी और वो सी के बैंक में जाके बैंक से लोन उठाया, किसके नाम पे? पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। अब मुझको एक बात बताएंगे, क्या फर्म के बाकी पार्टनर ए, बी क्या उस लोन को रीपे करने के लिए लायबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या ए, बी सी ने उठाए हुए लोन के लिए लायबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? whether they are liable or not? तो उस केस में ए और बी लायबल जरूर रहेंगे भाई, बिकॉज उन्होंने नोटिस नहीं दिया है। तो जब तक वो नोटिस नहीं देंगे तब तक लायबल नहीं है। मान लेते हैं कि 19 जनवरी 2020 को नोटिस दे दिया था, 19 जनवरी 2020, और 20 तारीख को सी ने लोन उठाया ऑन इन द नेम ऑफ फर्म, तो क्या ए और बी लायबल है? इस केस में वो लायबल नहीं रहेंगे। एग्जाम में सवाल आया हुआ था तो दिमाग में रखना। क्लियर है? पक्का? तो यहां से क्या सीखे कि अप टू द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स आर all liable for any acts done in the name of the firm, but after the date of dissolution they are not liable, but subject to they have given the public notice regarding the dissolution of the firm. Up to what date they are giving the notice of dissolution, from that we will decide whether they are liable or not. Means जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं तब तक वो फर्म के किसी भी काम के लिए एज अ पार्टनर लायबल जरूर रहेंगे। क्लियर है? पक्का? यस। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, नॉट विथ सेंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट्स डन बाय देम which would have been the act of the firm if done before the dissolution until the public notice of the dissolution is given। मतलब जब तक कि पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन नहीं देते हैं तब तक वो उसी तरीके से लायबल रहेंगे जिस तरीके से डिसोल्यूशन ना होता तो लायबल रहते हैं। ये लिखा है सबसेक्शन 1 में। देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब डिसोल्यूशन होगा नहीं होगा वो मायने नहीं रखता है,
द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट्स डन बाय एनी ऑफ देम व्हिच वुड हैव बीन द एक्ट ऑफ द फर्म। मतलब वो अगर फर्म का काम होता उस मुताबिक, इफ इट इज डन बिफोर द डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के पहले अगर ये काम होता तो किस प्रकार से वो लायबल रहते हैं, उसी प्रकार से डिसोल्यूशन के बाद भी लायबल रहेंगे जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देंगे, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट ऑफ द पार्टनर हु डाइज। अब अगर मान लो कोई पार्टनर की डेथ, किसी पार्टनर की डेथ हो गई या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, or of a partner not having been known to the person dealing with the firm to be a partner retires from the firm is not liable under this section for the acts done after the date on which he ceases to be partner। मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है बोलो, डेथ हो जाती है, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर नॉट हैविंग बीन नोन टू पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू बी अ पार्टनर, नॉट हैविंग बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू द पार्टनर, मतलब जो बंदा थर्ड पार्टी उस पार्टनर के साथ डील कर रहा है आफ्टर डिसोल्यूशन और उस थर्ड पार्टी को ये पता नहीं है कि वो पार्टनर है या नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी उस बंदे के साथ डील करने के टाइम पे ये नहीं सोच रही है कि वो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, मतलब उसको यही लग रहा है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो उस केस में फर्म लायबल नहीं है। तो पर्सन हु डाइज और पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट or third party if he is not knowing that he is dealing with a partner is not liable under this section for acts done after the date on which he ceases to be partner। मतलब यहाँ पे मोटा मोटी अगर ये दो बातें आपने याद रखी तब भी चलेगा। अगर मान लो कोई पार्टनर मर जाता है या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो पार्टनर मरा है या फिर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है वो इस सेक्शन के अंदर किसी प्रकार से लायबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, ठीक है। अब डिसोल्यूशन कब हुआ बोलो, डिसोल्यूशन हुआ 1 जनवरी 2020, ठीक है, ओके, और पब्लिक नोटिस दिया है 31 जनवरी 2020, ठीक है ना। अब मीनवाइल क्या हो जाता है, मीनवाइल क्या हो जाता है, 15 तारीख को 15/1/2020 को क्या हो जाता है बोलो, सी डाइड, सी डाइड, और 20 तारीख को बी ने लोन उठाया, बी ने क्या उठाया बोलो, लोन उठाया। तो बताएंगे अब इस केस में ए और सी दोनों लायबल रहेंगे, तो सी कैसे लायबल रहेगा, अरे सी की प्रॉपर्टी लायबल रहेगी नहीं रहेगी, तो इस केस में सी लायबल नहीं रहेगा, ओनली ए एंड बी बोथ आर लायबल। क्लियर। अब बी को नहीं छोड़ेंगे, बी को पकड़ेंगे ना उसमें, तो ए और बी दोनों लायबल है। यहां मान लेते हैं कि 15 तारीख को सी क्या हो गया बोलो, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में भी क्या होगा बोलो, ए और बी दोनों लायबल रहेंगे, सी लायबल नहीं रहेगा। वाई, बिकॉज इंसॉल्वेंसी में हमने देखा था कि इंसॉल्वेंसी में पार्टनर्स कि कोई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी की तरफ लायबल नहीं रहती है, ना कि फर्म उस पार्टनर के किसी एक्ट के लिए लायबल रहती है। क्लियर है, पक्का। तो ये रहा आपका क्या बोलो, सबसेक्शन 1। क्या बोला है, लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। आफ्टर डिसोल्यूशन अगर पार्टनरशिप फर्म कुछ काम करती है या फिर उसका कोई पार्टनर काम करता है, तो उसके लिए पार्टनरशिप लायबल नहीं रहती है अनलेस एंड अनटिल उन्होंने नोटिस दे दिया है। मतलब नोटिस दिया तब लायबल नहीं है, अदरवाइज वो उसी मुताबिक लायबल रहेंगे जिस मुताबिक वो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के पहले लायबल हुआ करते थे। अब उसमें दो बातें कि अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो ऐसे किसी काम के लिए लायबल नहीं रहेगा। क्लियर है, यस। ना नोटिस अंडर द सबसेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी पार्टनर। कौन सा नोटिस की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक नोटिस देना है वो कौन दे सकता है, कोई भी, ए बी सी तीनों की फर्म डिसॉल्व हो गई है तो ए नोटिस दे सकता है, बी नोटिस दे सकता है या फिर सी भी नोटिस दे सकता है। अगर आप एनालिसिस को देखते हो सेक्शन 45 के, तो वहां से हमको दो ऑब्जेक्टिव समझते हैं, दैट व्हाई द सेक्शन 45 हैज ड्राफ्टेड लाइक दिस, दैट मींस even after the date of dissolution the partners will continue to be liable if they haven't given the notice of the dissolution। okay, so उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि थर्ड पार्टी को ये बात कैसे पता चलेगी कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। तो थर्ड पार्टी को पता चलने के लिए आपको ने नोटिस तो दे देनी है ना, और अगर आप नोटिस ही नहीं दे रहे हो तो उस केस में थर्ड पार्टी को कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। एंड व्हाइल डीलिंग विद द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ओके, आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, अगर मान लो थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर के साथ डील कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में उसको यही लगेगा ना कि मैं पार्टनरशिप फर्म के साथ डील कर रहा हूं, और हालांकि पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने नोटिस नहीं दिया है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूड मानी जाएगी, और इसलिए नोटिस जब तक नहीं देते हैं पब्लिक को, तो
उसके लिए माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म लायबल है किसी भी पार्टनर्स के किसी भी एक्ट के लिए आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. ओके. Next one, it also seeks to protect the partners of the dissolved firm from the liability towards the third party. मतलब एक बार नोटिस दे दो और फिर आप क्या हो जाओ, पार्टनरशिप फर्म के लायबिलिटी से मुक्त हो जाओ, इसीलिए नोटिस देना बहुत जरूरी है. ये रीजन है इसके पीछे सेक्शन 45 के. एग्जांपल दिया हुआ है, मार्केट इज होमवर्क, ठीक है ना. नीचे वाला पॉइंट भी होमवर्क है, पूरी बातें डिस्कस हो चुकी है, ऊपर वाले पॉइंट्स का ही एनालिसिस नीचे दे दिया है. नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर 46, वो बताता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव is entitled as against all the other partners or a representative to have the property of the firm applied in the payment of the debt and liability of the firm and to have a surplus distributed amongst the partner for their representative according to their rights. Means अगर मान लो कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो एवरी पार्टनर और उनके रिप्रेजेंटेटिव, अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके रिप्रेजेंटेटिव एज अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स, बाकी सारे पार्टनर्स की तरफ, और देयर रिप्रेजेंटेटिव टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास, कि अगर मान लो एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो एवरी पार्टनर, और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव अ राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. क्योंकि अभी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, तो डिसॉल्व होने के बाद एवरी पार्टनर विल शेयर व्हाट, द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ओके, और द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 46. उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 47, continuing authority of partners for the purpose of winding up. After dissolution of the firm, the authority of each partner to bind the firm and other mutual rights and obligation of the partners continue notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transaction begun but unfinished at the time of dissolution, but not otherwise. Means what? दो बातें हैं इस सेक्शन के अंदर, ठीक है. ओके, मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म 1/1/2020 को क्या होगी बोलो, डिसॉल्व होगी. क्या होगी बोलो, डिसॉल्व होगी. 1/1/20 को पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई. ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म अगर आज के दिन पे मैंने डिसॉल्व की है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसी दिन पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए जितने भी प्रोसीजर है वो पूरे हो गए. नहीं ना. मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का पूरा प्रोसीजर, जो भी डॉक्यूमेंट्री पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, प्रोसीजर कंप्लीट 15/1/2020 को. ठीक है, अब 1/1/2020 को पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, मतलब पार्टनर्स के बीच में जितना भी उनका रिलेशन था वो खत्म हो गया. लेकिन क्या उन सब ने मिलके जैसे वो पार्टनरशिप फर्म में थे वैसे ही उसी मुताबिक रह के, उसी रिलेशन में रह के पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के प्रोसीजर को पूरा करना ही नहीं करना है? जी हाँ, जरूर करना है. तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के प्रोसीजर के लिए ओनली फॉर व्हाट, द प्रोसीजर, ओनली फॉर व्हाट, द प्रोसीजर, प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए वो स्टिल क्या है बोलो, पार्टनर्स. स्टिल क्या बोलो, पार्टनर्स, नॉट अदरवाइज, इसको छोड़ के और किसी के लिए नहीं. ठीक है, या फिर मान लेते हैं दूसरा, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट देखो यहां पे, अगर मान लेते हैं कि 25 दिसंबर 2019, मतलब 1/1/2020 के पहले, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, पार्टनरशिप फर्म ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पार्टनरशिप फर्म में गुड्स सेल करने थे, सेलिंग गुड्स टू, मान लेते हैं मिस्टर क्यू को, जिसका डिलीवरी जाना था 31 जनवरी 2020. डिलीवरी कब जाना था बोलो, 31 जनवरी 2020. अब पार्टनरशिप फर्म तो बंद होगी 1/1/2020 को, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, क्या ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू डिलीवर द गुड्स ऑन 31/1/2020? यस. If suppose partnership firm do not deliver the goods on 31 जनवरी 2020, then in that case whether पार्टनरशिप के ऊपर मिस्टर क्यू क्या केस फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हुए हैं इस सेक्शन के अंदर, दो बात लिखे हुए हैं सेक्शन 47 में, दैट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू नॉट विद सेंडिंग द डिसोल्यूशन. मतलब डिसोल्यूशन होने के बावजूद भी कंटिन्यू रहेंगे क्या, जो भी म्यूचुअल राइट्स है, जो भी म्यूचुअल ड्यूटीज है, वो सारे
एज फार एज बी नेसेसरी, किसके लिए बोलो, नेसेसरी टू वाइंडिंग अप द फर्म, फर्म को पूरा वाइंडिंग अप करने के लिए उनके म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज इवन आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन सेम रहेंगे। एंड टू कंप्लीट, और दूसरा एंड टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन बिगन बट अनफिनिश्ड एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डेट ऑफ डिसोल्यूशन के दिन पे अगर मान लो कुछ ट्रांजैक्शन कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले शुरू किए थे जो भी अनफिनिश्ड है, जो डिसोल्यूशन के बाद कंप्लीट होने हैं, तो उसके लिए भी उनके सारे म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज सेम रहेंगे। क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट द फर्म इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, but this provision does not affect the liability of any person who has after adjudication represented himself or knowingly permitted himself to be represented as a partner of the insolvent। means अगर मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो उसकी लायबिलिटी जरूर नहीं आएगी, बिकॉज वो अभी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, डेथ होगी या फिर इंसॉल्वेंट होगी तो उसकी कुछ लायबिलिटी नहीं आएगी। बट प्रोविजन डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ द एनी पर्सन हु हैज आफ्टर एडजुडिकेशन, अगर मान लो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है और उसके बावजूद ही हैज रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उसने रिप्रेजेंट किया, एंड नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, या फिर किसी और को परमिट किया टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट, मतलब ए बी दो पार्टनर है और बी उसमें से इंसॉल्वेंट हो गया, तो आफ्टर इंसॉल्वेंसी बी की कुछ लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ए क्या कर रहा है, खुद को बी का पार्टनर बता रहा है, तो उस केस में लायबिलिटी आएगी, किसकी बोलो, ए की लायबिलिटी जरूर आएगी। कुछ समझ रहे मेरी बात को? प्रोवाइडेड दैट द फर्म इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट करके एडजुडिकेट हो गया है, बट द प्रोविजन डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन who has after adjudication represented himself or knowingly permitted himself to be represented as a partner of the insolvent। मतलब ये प्रोविजन उस लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है जहां पे पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, कोई एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर वो खुद को अलाउ कर रहा है टू बी कॉल्ड एज अ पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट पर्सन, उस केस में उस बंदे की किसकी लायबिलिटी, ए की लायबिलिटी जरूर आएगी। क्लियर है, समझा? तो ये था सेक्शन नंबर अपना 47। उसके बाद सेक्शन नंबर 48, सेटलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट। अब हाउ टू सेटल द अकाउंट्स आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन के बाद पार्टनरशिप के अकाउंट्स को अगर आपने सेटल करना है, द फॉलोइंग रूल्स शाल सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स बी ऑब्जर्व्ड। लॉसेस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी पार्टनरशिप उनके लॉसेस है, लॉसेस मतलब कि लायबिलिटी उसके असेट से ज्यादा है, इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी, इंक्लूडिंग द कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी, शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब उस डेफिशिएंसी को पे करने के लिए पहले प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पहले प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल, आउट ऑफ जितना भी कैपिटल है पार्टनरशिप अकाउंट का वो कैपिटल इस्तेमाल किया जाएगा, एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। और लास्टली अगर उसमें से भी कुछ पैसे अगर देने बाकी है तो उस केस में पार्टनर से पैसा मांगा जाएगा। द असेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप द डेफिशिएंसी shall be must be applied in the following manner। in paying the debt of the firm to a third party, पहले थर्ड पार्टी को पे करेंगे, उसके बाद in paying to each partner ratably what is due to him from the capital का, in paying each partner ratably what is due to him on account of the capital। and अब यहाँ पे थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखते हैं and कहाँ पे गया, and the residue if any shall be divided amongst the partner in the proportion in which they were entitled to share the profits। okay, इतनी सारी बातें निकल करके आ रही है लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट डिस्कस करना है। पहले मान लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी, ठीक है, तो डिसॉल्यूशन के टाइम पे मान लो उनकी कुछ इस प्रकार की क्या थी बोलो, बैलेंस शीट थी। तो असेट यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल जो भी एबीसी के सारे कैपिटल्स, उसके बाद लोन या फिर लायबिलिटी के लोन्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। मान लेते हैं असेट है 100 रुपए के, ठीक है ना, उसके बाद कैपिटल है कुछ 20 रुपीज का या फिर 40 रुपीज का और यहाँ पे 60 रुपीज, ठीक है ना। तो अभी डिसॉल्यूशन के बाद क्या करेंगे, असेट को बेच देंगे और असेट में से आए हुए कितने, इसके दो प्रकार बनेंगे, 60 रुपए और 40 रुपए। तो 60 रुपए लोन को पे किए जाएंगे और 40 रुपए कैपिटल को पे किए जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं इस असेट को बेचने के बाद रिकवर हुए ओनली ₹80, रिकवर हो गए ओनली ₹80, तो उस केस में इसको पेमेंट किया जाएगा, 60 रुपए इसको पे किया जाएगा और 20 रुपए किसको पे किए जाएंगे बोलो,
कैपिटल यानी कि पार्टनर्स को पे किया जाएगा और 20 रुपए का जो लॉस है वो पार्टनर्स खुद बियर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है 80 रुपीज नहीं, यहाँ पे रिकवरी हुआ है ओनली ₹40, 40 रुपए का रिकवरी हुआ है तो क्या करेंगे? तो 40 रुपए का रिकवरी हुआ है तो यहाँ पे 60 रुपए पे करने हैं, लेकिन 60 रुपए में से 40 रुपए तो पहले लायबिलिटी को पे ऑफ हुए और 20 रुपए अभी भी लायबल है और 40 रुपए पार्टनर का कैपिटल ऑलरेडी यहाँ पे पेंडिंग है। ये सुनो, तो इस केस में क्या किया जाएगा, ये जो 20 रुपए है, ये जो 20 रुपए है इसको पे करने के लिए पार्टनर ए और बी को बोला जाएगा कि तुम 10 रुपए लेके आओ और तुम 10 रुपए लेके जाओ और ये 20 रुपए का लायबिलिटी यहाँ पे पे ऑफ किया जाएगा और ये 40 रुपए ये तो उनका लॉस ही हो जाएगा। तो टोटल लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ₹60, दैट इज 40 + 20, दैट इज असेट का जो लॉस है वो, ठीक है ना। कुल मिला के लॉस हुआ ₹60, 30 रुपीज ये बियर करेगा और 30 रुपीज बी बियर करेगा। क्लियर है? पक्का? ये क्या क्लियर है? यही लिख करके आ रहा है बोलो इस सारे सेक्शन में। तो जो भी पैसा पार्टनरशिप फर्म में जरूरी है लाना, अगर वो डेफिशिएंसी आ रही है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बाद, तो वो लायबिलिटी पे करने के लिए पार्टनर्स से वो पैसा मांगा जाएगा। अब किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मांगा जाएगा। लेकिन अगर मान लो उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि वो इक्वल बांटा जाएगा, तो वो एग्रीमेंट के तहत क्या होगा बोलो, बांटा जाएगा या फिर वो पैसा पार्टनर्स ने लाना है अपने पार्टनरशिप फर्म में। क्लियर है? पक्का? क्या बात किया यहाँ पे सेक्शन 48 में बात कर रहा है कि अगर मान लो डिसोल्यूशन के बाद लायबिलिटी को पे करने के टाइम पे अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म को कुछ लॉस हो रहा है या फिर वो पैसे इनएडिक्वेट लग रहे हैं, तो जो भी इनएडिक्वेसी है वो पैसे, जो भी डेफिशिएंसी है वो पैसे पार्टनर्स क्या करेंगे बोलो, खुद अपने पार्टनरशिप में लाएंगे और थर्ड पार्टी को पे किया जाएगा। उसके लिए उनकी पर्सनल असेट्स को भी अटैच किया जा सकता है। अब वो कौन से रेशो में लाएंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाएंगे, लेकिन अगर कोई और रेशो वो एग्रीमेंट से तय करते हैं तो उस रेशो में लाया जाएगा। मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 60:40, तो जो भी लॉस है वो 60:40 में डिवाइड किया जाएगा। मतलब 20 लाख का जो लॉस है वो 14 लाख कौन लाएगा बोलो, 12 लाख कौन लाएगा? ए लाएगा, 8 लाख लाएगा बी। लेकिन अगर मान लो उन्होंने तय किया है कि ये जो लॉस है वो इक्वल बांटा जाएगा, तो वो इक्वल बांटा जा सकता है। अब ये जो पैसे अभी आए हैं वो पैसे पहले किसको पे किए जाएंगे? अब यहाँ पे जो पैसे आए हैं, ये जो 20 रुपए लाए हैं वो पैसे थर्ड पार्टी को पे किए जाएंगे। उसमें से कुछ पैसे बचते हैं तो फिर वो किसको पे किए जाएंगे? पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट के हिसाब से पे किए जाएंगे। खत्म, इतनी बात लिखी है। तो सेक्शन 48 में ज्यादा दिमाग थोड़ी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि किस मुताबिक पैसे वापस कर देने हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 48 का एनालिसिस। एक बार घर पे पढ़ लेना, नीचे एग्जांपल भी दिया है, वो एग्जांपल भी पढ़ लेना और बातें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन, लास्ट सेक्शन फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट ऑफ सेपरेट डेट्स where there are joint dates due from the firm and also separate date due from any partner। मतलब अभी पार्टनरशिप फर्म के पेमेंट कुछ करने हैं, ड्यूज है कुछ, मतलब फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के क्रेडिटर्स या फिर पार्टनरशिप ने किसी से लोन, बैंक से लोन उठाया है, तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे? तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाई, मतलब जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो पहले अप्लाई की जाएगी फॉर द पेमेंट्स ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। मतलब जो भी पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप फर्म की, मान लो बिल्डिंग है, अब वो बिल्डिंग बेचने के बाद जो भी पैसा आया है वो पहले पे किया जाएगा टू पे द डेट लोन ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप फर्म। इफ देयर इज एनी सरप्लस, अगर उससे कुछ पैसा बचता है, मान लो लोन है 40 करोड़ का और बिल्डिंग बेची है 60 करोड़ की, तो अपने पास 20 करोड़ का सरप्लस है, देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट और पेड टू हिम। मतलब बचा हुआ 20 करोड़ रुपया भी किसको जाएगा बोलो? पार्टनर्स को जाएगा। ठीक है? या फिर पार्टनर्स के इंडिविजुअल कुछ लोन है तो वहां पे भी पे किया जा सकता है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वर्डिंग है क्या बोलो? और आपको दिख रहा है क्या? वर्डिंग है और। सो और क्यों लिखा है कि अगर मान लो पार्टनरशिप की कोई प्रॉपर्टी है और उसको बेच के कुछ पैसा आया है, तो उसका पेमेंट, उसका वो पैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स को डायरेक्टली वो पैसा नहीं जाएगा, अगर उससे कुछ बचता है पैसा तो वो पैसा पार्टनर्स को डायरेक्टली पे किया जाएगा या फिर पार्टनर्स के इंडिविजुअल डेट को पे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे एडवर्स सिचुएशन आया तो पहले वाला एग्जांपल हमने जो देखा था कि अगर मान लो बिल्डिंग है 60 करोड़ की और लोन है 80 करोड़ का, बेच के 60 करोड़ आए तो 20 करोड़ यहाँ पे लॉस है, तो 20 करोड़ का लॉस पार्टनर्स क्या करेंगे? खुद ब्रॉट इन करेंगे। क्लियर है? एंड पॉइंट नंबर 2, the separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debts and liability if any in the payment of debt of the firm। अगर मान लो पार्टनर्स की कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है, अब सुनो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है, तो वो बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो पार्टनरशिप फर्म को पे किया जाएगा, यानी पार्टनरशिप फर्म के
लायबिलिटी को पे करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो पार्टनर की कुछ पर्सनल असेट है तो उसका पेमेंट, उसको बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो बट ऑब्वियसली बात है वो पार्टनर के पर्सनल लायबिलिटी को पे किया जाएगा ना, वो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं लेके आएंगे अनलेस एंड अनटिल पार्टनरशिप फॉर्म में पैसे की जरूरत है। क्लियर है, समझे पक्का? तो यहाँ पे खत्म हुआ आपने क्या बोलो सेक्शन नंबर 49। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दी डिसोल्यूशन। क्या पढ़ा हमने? कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसोल्यूशन। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है बोलो? लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है बोलो? दैट लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहला कॉन्सिक्वेंस, क्या लिखेंगे बोलो? पार्टनर्स not liable for acts after the date of dissolution, after the date of dissolution, subject to giving पब्लिक नोटिस। मतलब जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देंगे तब तक लायबल जरूर रहेंगे। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है बोलो? ये सेक्शन नंबर 46, पार्टनर्स, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव अ बिजनेस बाउंडिंग आफ्टर द डिसोल्यूशन। मतलब क्या कह रहे हैं? यस कम ऑन, आफ्टर डिसोल्यूशन, आफ्टर डिसोल्यूशन partners are having right to share property of the firm, property of the firm। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ द वाइंडिंग अप। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्ड पॉइंट, बहुत सिंपल पॉइंट है थर्ड पॉइंट, पार्टनर्स अथॉरिटी इज कंटिन्यूड, इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में लिख के दे रहा हूं ये, आफ्टर डिसोल्यूशन फॉर, फॉर किसके लिए बोलो? फॉर dissolving the firm and completing completing contracts entered before डिसोल्यूशन। ओके चलो, तो ये था क्या बोलो अपना सेक्शन नंबर 47। नेक्स्ट वन सेक्शन 48, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। नीचे लिख दूं मैं? चलो पॉइंट नंबर 4 नीचे लिखते हैं हम लोग, इसको निकाल देते हैं। पॉइंट नंबर 47, सेक्शन नंबर 47 पॉइंट नंबर 4, दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, व्हाट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट? सेटलमेंट अकाउंट में लिखेंगे हम लोग क्या कि एनी deficiency at dissolution to be brought in by all partners, by all partners, सारे पार्टनर्स ने वो डिफिशियंसी ब्रॉट इन कर लेनी है in the ratio of profit, or I can say in profit sharing ratio, subject to contract। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और रेट स्पेसिफाई हो सकता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट रेट। ओके, एंड नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं? एनी सरप्लस टू बी शेयर between partners, any surplus to be shared between the partners। okay chalo, and next one, that payment to be made
in following ways or following प्रायोरिटी। पहला पेमेंट किसको करेंगे? टू थर्ड पार्टी, नेक्स्ट वन टू पार्टनर्स, नेक्स्ट वन टू पार्टनर। ओके, तो ये था सेक्शन नंबर 47। उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 48, सॉरी ये सेक्शन 48 ही था। नेक्स्ट वन है सेक्शन 49। 49 क्या है? पेमेंट ऑफ डेट, फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्म्स डेट एंड, नीचे लिखता हूँ मैं पॉइंट नंबर 5, फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट। ठीक है, फॉर पेइंग फर्म्स डेट, firm's property is to be used, and if after paying firm's liability, if any surplus left, then pay to partner। okay, चलो, and separate date for paying separate debts of a partner, partner's property has to be used first, and then firm's property can be used। ओके, चलो, तो ये रहा अपना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसोल्यूशन का चार्ट। क्लियर है? चलो, कॉपी डाउन करना चालू करना। यू कैन राइट डाउन द सेक्शन नंबर ऑल्सो फॉर दिस। ये है सेक्शन नंबर 45, 46, 47, 48, 49। ओके, चलो, कॉपी डाउन करना चालू कर देना।